China, 67%. That's tariff charged to the USA. So we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. European Union, very, very tough traders. We're going to charge them 20%. Pakistan, 58%. They charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? हम पहले भी थे और अब भी जो अमेरिकी इंतजामिया है उससे राब्ते में है और हमें उम्मीद है कि गुफ्तो शनीद के जरिए, सिफारतकारी के जरिए इन मामलात के ऊपर हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचेंगे। Leaders, European, Asian, from all over the world. Europe's treated us very badly. We put a big tariff on Europe. They want to talk, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. वेलकम टू न्यूज़वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, कुछ सियासत के हवाले से, कुछ दुनिया की और कुछ पाकिस्तान की। जब से अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं सदारती और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, तो रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर अमेरिका की तरफ से आती है जिसका असर न सिर्फ अमेरिका पे बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज भी जो है हम ऐसा ही एक इशू जो है वो डिस्कस करेंगे और इसका असर न सिर्फ दुनिया पर हमें नज़र आएगा बल्कि पाकिस्तान पर भी। और ये था जो नया फ़ैसला आया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिस पे उन्होंने बहुत सारे दुनिया के जो ममालिक हैं उन पर इजाफी टैरिफ्स जो हैं वो लगाए हैं। बहुत अरसे से इसका जिक्र हो रहा था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे थे तो इस चीज़ का वादा किया था, बल्कि उनके इलेक्शन का ये हिस्सा था डोनाल्ड ट्रंप के, कि जब अगर वो बन गए सदर तो उसके बाद वो इजाफी टैरिफ्स लगाएंगे ताकि जो अमेरिका की तरफ इतनी दुनिया की तरफ से प्रोडक्ट्स आती हैं और अमेरिकन मार्केट में बिकती हैं, उसका ही वो एक काउंटर वेट हम कह सकते हैं बनाना चाह रहे थे, ताकि अमेरिका में बकौल उनके ये टैरिफ्स लगाने से न सिर्फ नौकरियां दोबारा क्रिएट होंगी बल्कि जो डेफिसिट्स हैं जो अमेरिका रन करता है बाकी ममालिक के ख़िलाफ़, उसमें भी कमी पैदा होगी। तो ये गुज़िश्ता दिनों में जो टैरिफ्स थे ये अनाउंस किए उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से किए गए। इसमें चाहे यूरोप के ममालिक हों, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे ममालिक हों, साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हों, इन सब के ऊपर इजाफी टैरिफ्स जो है वो अनाउंस किए गए। और इसके बाद आज देखा हमने कि दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पर फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान में भी शदीद मंदी जिसको कहा जाता है वो देखी गई। हालत कुछ ऐसी थी और इतना फ़र्क पड़ा मार्केट में कि उसके बाद थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग रोक दी की वक्फ़ा दिया गया, उसके बाद भी मगर फिर फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ इट कंटिन्यूड। इसी तरह बाकी दुनिया की जो हमने ममालिक हैं उनमें भी इसी किस्म का रुझान नज़र आया, चाहे यूरोप हो चाहे एशिया की मार्केट्स हो, सब में जो है वो इस तरह के ही रुझान देखे गए, ऑस्ट्रेलिया तक। तो एक तरफ तो ये है कि ये सिर्फ एक आज के दिन का रुझान था, क्या इसका असर हमें आने वाले दिनों में भी नज़र आएगा? ऑब्वियसली, और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि जो अमेरिका की तरफ से ये फ़ैसला हुआ है उसके बाद जो एक रिसेशन है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? जैसे कि हम वक्तन फ़वक्तन बात करते ही रहते हैं, पाकिस्तान में जो मईशत है वो वैसे ही एक बहुत हम कह सकते हैं फ्रैजाइल स्टेट में है। हर वक्त यही बहस हो रही होती है कि जो मईशत है उसको संभाल लिया है कि नहीं, वो स्टेबल हुई है कि नहीं, वो ग्रो कर सकती है कि नहीं। उसके ऊपर जो अमेरिका जो सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पाकिस्तान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाते हैं, अगर वहाँ इजाफी टैरिफ्स लगेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे, और एक्सपोर्ट्स पर जो फ़र्क पड़ेगा उससे मईशत पर क्या असर आएगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, मईशत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी खुर्रम साहब, अली खिज़र साहब, आप दोनों से गुफ्तगू करते हैं। पहले अगर हम सिर्फ जिक्र कर ले ओवरऑल जो दुनिया पे इसका असर पड़ेगा,
और फिर हम उसके बाद पाकिस्तान पे भी बात कर लेंगे। तो खुर्रम साहब, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर जब इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी तो इसका बार बार जिक्र करते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, फिर जब वो पावर में आए, प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद हमें मालूम था कि ये जो टैरिफ्स हैं ये इजाफी गालिबन एडमिनिस्ट्रेशन उन पर काम कर रही है, वो लगाए जाएंगे। पर सर, इस सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद आज जो आपने रद्द अमल देखा, जो रिएक्शन आया इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से, आप क्या सर इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? ना, आई थिंक ये एक्सपेक्टेड तो था डेफिनेटली कि इसका बहुत बड़ा एक नुकसानदेह किस्म का इफेक्ट होगा। फिलहाल तो उस इफेक्ट को स्टॉक मार्केट के जरिए देखा जा रहा है कि तमाम जो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे वो नैस्डैक हो या फुटसी हो या चाइनीज या जापानीज मार्केट्स हो, लेकिन आगे जैसे हम लोग चलेंगे ये मजीद और चीजों में भी नजर आएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे गिरेगा, इंटरनेशनल ट्रेड की जो लेवल्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, वो गिरेंगी। तो अभी तो इसका पूरी तरह से जो इम्पैक्ट है वो नजर नहीं आया, सामने नहीं आया, वो तो आगे हफ्ते और महीनों में आएगा। काफी कुछ डिपेंड करता है कि इसमें से वापस कितना ले लिया जाए। लेकिन आरिफा, एक चीज जो है ना कि अब अगर इन टैरिफ्स को नेगोशिएट करके वापस भी लेना शुरू कर दें डोनाल्ड ट्रंप हजरत, तो उसका ये नहीं मतलब कि यानी ये डैमेज तो हो चुका है, और डैमेज जो कॉन्फिडेंस का हुआ है वो वापस अब नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाकी दुनिया की अगर आप स्टेटमेंट्स देख लें, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इन सब की तरफ से जो आई हैं, वो अब कह रहे हैं कि इस अमेरिका को अब इसको अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर, सिक्योरिटी पार्टनर या किसी तरह का एक रिलायबल मुल्क नहीं रहा। तो आई थिंक जैसे जैसे अब टाइम चलेगा, चाहे ये टैरिफ्स को वापस भी ले लें, बाकी मुल्क जो हैं वो आपस में बात करना शुरू करेंगे और अमेरिका को बाईपास करने की जो बंदोबस्त है वो सारी अब ऑलरेडी हो रहा था, अब उसमें मजीद और इतनी तेजी आएगी कि ये सारी सिचुएशन अमेरिका के काबू से बाहर निकलेगी। इट्स इनएविटेबल नाउ। अली साहब, आपने खुर्रम साहब की बात सुनी, वो उनका जो यहाँ मेन नुक्ता है वो ये है कि अब बाकी जो ममालिक हैं, ख़ास तौर के पे जो चाहे वो यूरोप के हों या कनाडा जैसे ममालिक हों, उनके लिए अब रिलायबल नहीं रहा अमेरिका। पर सर, क्या आपके ख्याल में आप इसके साथ इत्तेफाक करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या अमेरिका डिस्पाइट इट्स स्टेटस एज अ वर्ल्ड पावर, सुपर पावर, क्या सचमुच बाकी ममालिक जो है आप उसको अब ट्रस्ट करना छोड़ देंगे और उसको बाईपास करेंगे? जी, ऐसा तो अब बिल्कुल होगा, लेकिन बात यह है कि कनाडा या ईयू, ये लोग व्हाट दी ऑल ब्रिंग टू द टेबल। जी, ये टेबल पे क्या लेके आते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो मेन जो टफ है वो ये है कि जी ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं कि गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट जिन मुल्कों के साथ है कि उनको कहें कि जी आप हमारे अमेरिका से भी इंपोर्ट करें, उसके नीचे प्राइस नीचे लाए और उसको बैलेंस को बेहतर लाए। इस तरह से किसी फॉर्म में ये नेगोशिएशन होगी, और ये अब जब नेगोशिएशन ऐसी होंगी तो उसमें मैटर वो करेंगे जो मुल्क मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनकी डिमांड जो है अमेरिका में होस्ट करती है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा है, वियतनाम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बेशुमार और मुल्क हैं। हाँ, इन मुल्क की बहुत हाईली डिपेंडेंस जो एक्सपोर्ट्स की जो है वो यूएस के साथ है और ईयू के साथ भी है, लेकिन बहुत ऐसी यूएस के साथ है। तो वो क्या अब वो इस अगर वो इस वक्त रिटेलिएट करते हैं तो उनकी अपनी इकोनॉमी भी बैठ सकती है। चले चाइना तो फिर कर रहा है, बट वियतनाम, बांग्लादेश तो बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो बहुत देर आर कंट्रीज दे मे चिकन आउट और ये दैट्स व्हाट द ट्रम्प इज प्लेइंग फॉर। और उसमें ये होगा कि फिर कंपैटिटिव डिवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मुझे जो डर लग रहा है ना, ये इकोनॉमीज कंपैटिटिव डिवैल्यूएशन के प्रोसेस में चली जाएंगी, और उस प्रोसेस में जाने के ऊपर फिर ये होगा कि ये सब डेप्रिशिएट करेंगी, अपने मुल्क में इन्फ्लेशन लाएंगे, अपने मुल्कों की डिमांड को डिस्ट्रक्ट करेंगे और कंपैटिटिव हो जाएंगे यूएस में। तो इफेक्टिवली ये यूएस को टैक्स देने लग जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। जी खुर्रम साहब, अली साहब भी मतलब कि वो तो बात कर रहे हैं जो नुकसान मुख्तलिफ ममालिक में होगा बिकॉज इन देयर कॉम्पिटिशन। पर सर, बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि इसके असरात होंगे, एक तो वर्ल्ड रिसेशन की भी बात हो रही है, मगर साथ साथ ये भी बात हो रही है कि अमेरिका के ऊपर इसके कोई ख़ास अच्छे असरात नहीं होंगे, अनलाइक
President Trump is promising to some extent? Absolutely. I think President Trump साहब जो हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड की कोई खास समझ नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि जिस मुल्क के साथ ट्रेड डेफिसिट रन करते हैं वो गलत चीज़ है और उसको हमने रिवर्स करना है और सारे मुल्कों के ऊपर इस तरह के टैरिफ्स लगा दिए, ये एक बहुत सिंपल और क्रूड किस्म का माइंडसेट रिवील हो रहा है इस किस्म की एक्शंस के थ्रू। आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक झटका लगेगा सारे तमाम मुल्कों को। कई मुल्कों ने तो ऑलरेडी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। चाइना ने तो आई थिंक कोई 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया था इक्वल टैरिफ एक्शन अगेंस्ट अमेरिकन गुड्स 34% के। तो वो तो रेडी बैठे हुए थे, उनको पता था अपने पहले तजुर्बे के साथ कि ट्रंप की जब प्रेसिडेंसी शुरू होगी उन्होंने किसी किस्म की ट्रेड वॉर शुरू करनी है दोबारा, जैसे 2016 में की थी, और वो तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने तो बिल्कुल टाइम नहीं जाया किया। यूरोपियन यूनियन है अभी तक वो अपना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ्स तो नहीं अनाउंस किए, लेकिन स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए बाय शायद किस्म की आ रही हैं। तमाम देखते हैं कि वो लोग भी आगे जैसे आगे चलते हैं क्या रवैया पकड़ते हैं। लेकिन आई थिंक अमेरिका को नेट ऑब्वियसली आई थिंक नुकसान ही होगा, क्योंकि आरिफा इस दुनिया में ट्रेड जो है खासतौर पे अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो इतने इंटरडिपेंडेंट है। आप इतना देख लें कि एक आईफोन, और पूरा अमेरिका तो नहीं तकरीबन चलता ही आईफोन्स पे है। अब वो कोई 30 या 40 मुल्कों से मटेरियल इकट्ठा करके मैन्युफैक्चर किया जाता है एक आईफोन। उसके मिनरल्स जो है वो अफ्रीका से आते हैं, उसको फैब्रिकेट करने की जो टेक्नोलॉजी और हाई प्रिसिशन मशीनरी है वो जर्मनी में बनती है, उसके सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनेंगे, उसके हर तरफ से मुल्क जो है उनमें ट्रेड जब होती है आपस में तो फिर एक आईफोन प्रोडक्ट निकलता है। और ये तो मैं एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जितने आपके हाई टेक के प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। आप उसके ऊपर एक इस तरह का वो धचका डाल दें और कहते हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग को हमने रिवाइव करना है जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, हाई टेक से पहले की है, तो naturally I think this will be very very damaging for America and I think जैसे टाइम चलेगा उनको खुद समझ आनी शुरू होएगी कि दो जो उनकी पॉलिसीज है, एक तो लोगों को पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं, एक लेबर शॉर्टेज है वहां पे ऑलरेडी, और ऊपर से उसको कंपाउंड कर रहे हैं विद दिस पॉलिसी ऑफ दिस इमिग्रेशन की जो उनकी नई पॉलिसी लेके आए हैं, एंड नंबर 2 जो ट्रेड की वो पॉलिसी लेके आए। दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर अमेरिका इन द लॉन्ग रन। अब इसको रिवर्स भी कर दे तो द डैमेज हैज बीन डन, द की डैमेज इज डन। सिग्नल दुनिया को चला गया है, अनरिलायबल लोग हैं, कैन नॉट काउंट ऑन देम। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप दोनों से ये एक ही सवाल होगा कि बिकॉज ऑब्वियसली एक तरफ रिसेशन है, एक तरफ है अमेरिका का इम्पैक्ट, बट यहाँ जो अमेरिका का एक रोल है आलमी मईशत में उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और चाइना इससे क्या फायदा उठा सकता है? आर वी गोइंग टू सी चेंज इन फॉर्च्यून्स और चेंज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, जहां चीन जो है वो क्या वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन में आप लोगों को आता हुआ नजर आ रहा है जो किसी जमाने में अमेरिका की थी? अली खजर साहब आप शुरू करिएगा और फिर खुर्रम साहब आप भी इसी बात का सवाल का जवाब दीजिएगा। ये बात जैसे खुरम ने अभी कही है कि अमेरिका को लॉन्ग टर्म में नुकसान है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। मैं तो इसका अभी पाकिस्तान की इम्प्लीकेशन और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो एक डेप्रिसिएशन करेंगी, वो सारा वो कर रहा था। अब देखें ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है जो 1930s 1940s के बाद बना था, अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कल कोई IMF वर्ल्ड बैंक इनकी भी इतनी इंपॉर्टेंस रहेगी जितनी आज है। ठीक है जी, ये नेटो आप ऑलरेडी देख रही हैं और इस तरह से तो पूरा सिस्टम जो WTO जिसको इन्होंने बनाया था वो भी वो क्रम्बल कर रहा है। तो अब वो बायलैटरल एक उस तरफ आ रही है। मेरे ख्याल में जो चेंज आ रही है वो एक परमानेंट किस्म की चेंज आ रही है। इसमें पूरी दुनिया को बड़ा एक धचका लगेगा और बहुत बड़ी डिसरप्शन है, और उसके बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या निकलेगा बड़ा मुश्किल है कहना। बट डेफिनेटली चाइना विद द कोऑपरेशन ऑफ मेनी अदर इकोनॉमीज आउटसाइड द US सिस्टम जाएंगे। ये बहरहाल US एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जितनी बड़ी वो इकोनॉमी है उस पे कोई जा नहीं सकता। जी अली साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। खुर्रम साहब प्लीज ये चीन वाला सवाल दीजिएगा ताकि हम I'll just add इतना कि आई थिंक इस सब कुछ का फायदा, नेट फायदा जो है वो चीन को ही होगा, और वो हमें नजर आ रहा है। वो लोग तैयार बैठे हुए थे, उनको पता था कि इस टाइप की चीज आ रही है, उन्होंने अपनी सारी तैयारी की भी थी।
और अब उनको खामोशी से बैठ के वेट करना है कि अमेरिका इस किस्म के स्टेप्स लेता रहे, अपने एलाइज और अपने दोस्त ममालिकान जो उनको एलियनेट करता रहे, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, जिनके साथ उनके बहुत डीप तजारती ताल्लुकात हैं, और क्वाइटली बैठ के चाइना जो है वो अपना एक सेपरेट ट्रेडिंग अरेंजमेंट बना रहा है जो काफी हद तक एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बिल्ड ऑन कर रहे हैं, लेकिन जैसे पेमेंट गेटवे वो अपनी एक दो सेपरेट बना रहे हैं। तो आई थिंक नेट फायदा उन्हीं को होगा, और इवेंचुअली ये जो लीडरशिप पोजीशन जो अमेरिका सरेंडर कर रहा है, छोड़ रहा है अपनी, इवेंचुअली ये फिर चाइना, मुझे लग रहा है कि एट सम पॉइंट, मे बी अभी नहीं लेकिन 5 साल बाद, मे बी 10 साल बाद इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो फिर इस लीडरशिप पोजीशन को सप्लाई करेंगे बाकी दुनिया के लिए। आरिफा बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इन्हीं दो मेहमानों से पाकिस्तान के ऊपर इस पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत पर, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें अली खिज़र साहब से और खुर्रम हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो नया फ़ैसला आया है अमेरिका की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर, जो उन्होंने नए टैरिफ्स लगाए हैं, और इसका अब क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पर। अली खिज़र साहब, सर एक ऐसे वक्त में जब बार पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स लगे हैं इनका क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप पाकिस्तान पर? वैसे तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी आ गई है कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो इस बात पे नेगोशिएट या मुज़ाकरात करेंगे अब अमेरिका से। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल कमेटी तश्कील देनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो अमेरिका एक डेलीगेशन भेजना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के लोग साथ हों, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हों, और कुछ आपके ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं तो उनको लेके चलें, और वहाँ पे जाके जो है आप टैरिफ्स को या अपने जो उनके हैं वो रीनेगोशिएट करें, उनको टैरिफ्स को कम कर दें। पर सवाल है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बात यह है कि हमारी उनसे ट्रेड डेफिसिट है 3-3.5 बिलियन का, और वो हमें फिल करना है। वो फिल करने के लिए हमें वहाँ से कुछ इम्पोर्ट करना है। वहाँ से अभी भी हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं और चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम करते हैं। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं, मशीनरी जैसे हम 95% चाइना से करते हैं, अगर वो अमेरिका से नहीं करते तो कंपेटिटिव नहीं है, तो वो एक उसकी कंपेटिटिवनेस के इशू आ जाएंगे, वो ज़्यादा कर नहीं सकेंगे। कल को थोड़ा सा हमारी एक्सपोर्ट गिर जाएगी, चूँकि ओवरऑल इकोनॉमी अमेरिका की जो है स्लो हो जाएगी, जो अगर टैरिफ लगेंगे तो टेक्सटाइल के अंदर भी कुछ है 10% की डिमांड कम हो जाए, तो हमारी इस तरह 10% की डिमांड कम होने से तकरीबन $500 मिलियन के करीब हमारी जो है ना एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को मतलब अमेरिका के कंज्यूमर के अफोर्डेबल रखने के लिए उन्हीं प्राइसेस पे जो प्राइसेस पहले थी वो कुछ अपने मार्जिन स्क्वीज करेंगे, कुछ मुल्क जो है वो अपनी डिवैल्यूएशन करेंगे, करेंसी गिराएंगे। तो जब ये एक सब अगर ये करने शुरू हो गए, करेंसी गिराने शुरू हो गए, तो पाकिस्तान पे भी करेंसी पे प्रेशर आएगा, करेंसी यहाँ पे भी गिरेगी, यहाँ पे भी एक्सपोर्टर्स को होगा, और ये होगा। फिर एक ये होगा कि ईयू की मार्केट के अंदर जो है लोग वो बहुत सारे फ्लड इन होंगे, वहां पे हमारी एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो। तीसरा प्रॉब्लम ये होगा कि हम आप जो वियतनाम और चाइना और दूसरे मुल्क हैं जो अमेरिका चीजें बेचते हैं, वो अमेरिका में अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो वो दूसरे मुल्कों में बहुत बेचेंगे। जैसे कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कि सोलर पैनल चाइना बहुत ज्यादा बना रहा था, और वो ड्यूटी लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इन्फ्लक्स आ गया और पाकिस्तान में बहुत सस्ते हो गए, तो ये एक अच्छी बात थी। इस तरह बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें कुछ चीजों पे हमारे इस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ सकती हैं, जैसे ईवी बाइक्स, इस तरह की चीजें, गाड़ियां, और कुछ चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर के हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज केमिकल्स की है और पॉलिएस्टर की है और गाड़ियों की है, ये इंडस्ट्री जो है बंद भी हो सकती है। तो इन द लॉन्ग रन ये एक रिफॉर्म ही होगा कि गाड़ियों की इंडस्ट्री कम्पेटिटिव होते ना होने की वजह से बंद होगी, तो ये है, बट ये एक पेन करेगा। तो बहरहाल ये एक अपॉर्चुनिटी है इन द मीडियम टर्म अगर हम रिफॉर्म करके चलते हैं, वरना मतलब बिल्कुल ठीक सर, आई गेट योर पॉइंट्स। अब खुर्रम हुसैन साहब, सर आपने अली खिज़र साहब की बात सुनी, ही सीम्स टू थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग। तकलीफ भी हो सकती है, मगर हो सकता है इसमें कोई पाकिस्तान के लिए दरवाजे भी खुले मीडियम टू लॉन्ग टर्म। देखिए, दरवाजे खुलना तो आई थिंक अभी मुश्किल नजर आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज शायद इस शक्ल में आ जाए, जैसे ऑयल की प्राइस गिर रही है ऑलरेडी, और उसमें मजीद और अभी गुंजाइश है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो ऑयल प्राइसेस गिरती हैं।
और वहां से पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हमारे जितनी इम्पोर्ट प्रोफाइल है उसमें ऑयल इज अ वेरी लार्ज कमोडिटी। लेकिन बियॉन्ड द शॉर्ट या मीडियम टर्म कि हमारे एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगे, कुछ इंपोर्ट्स में हमें शायद सपोर्ट भी मिल जाए। इट्स डिफिकल्ट टू से कि कहाँ पे जाके कितना इम्पैक्ट हिट करेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म में अब बात ये आरिफा कि जितनी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी फिलहाल रही है वो सब अब आउटडेट हो गई है। एज ऑफ हियर ऑनवर्ड्स अभी मैं देख रहा था डेनी रॉड्रिक के नाम से बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज को ही स्टडी करते हैं, और उन्होंने अपने आर्टिकल के एंड में लिखा है कि इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इट इज ईच कंट्री टू इट्स ओन नाउ। ये एक पूरा सिस्टम पहले बना हुआ था जिसने ट्रेड को एक मल्टीलैटरल सिस्टम के जरिए रेगुलेट किया था और पूरी दुनिया के मुल्कों को इंटीग्रेट किया था एक सिस्टम के अंदर। एक पेमेंट्स का सिस्टम था, एक IMF और वर्ल्ड बैंक जो पॉलिसी एडवाइस देना, डायरेक्शन देना, बेल आउट्स अरेंज करने का सारा अरेंजमेंट करता था। और इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने अपनी तारीख में गालियां भी बहुत दी हैं जज्बाती होके, लेकिन हकीकत यह है कि इसी सिस्टम ने पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है। जब भी पाकिस्तान में इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, चाहे वो 2000 हो, 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, 2022 और 24 के दरमियान जो एक नियर डिफॉल्ट सिचुएशन थी वो हो, हर दफा बेल आउट्स जो पाकिस्तान को आए हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू आए हैं। और अब ये सिस्टम खत्म हो रहा है। जिस मुल्क ने इसको बनाया था वो खुद इससे पीछे हट रहे। जहां ये लोग नेटो से पीछे हट सकते हैं, तो जिस सिस्टम से हम लोग जिंदा रह रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट आई थिंक अब पूरी एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है नीड्स टू बी रीथॉट पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से उनके इख्तलाफात, ख़ास तौर पर कनाल्स के इशू पर। शहबाज शरीफ साहब, अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आपको ऐसे फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। सैलाब के दिनों के अंदर जो पानी जाया होता है ये उसको मैनेज करने की बात है। वफाक का बजट बनाने के लिए, फंड लेने के लिए वो अगर बैठकर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो फिर बहुत बड़ी नाइली की है। प्रेसिडेंट का नाम मैंडेट है, ना उनकी जॉब है। ये जिसकी नौकरी आप उसको भेजेंगे। ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। पीपुल्स पार्टी ने इसी सैलरी पे काम करना है, क्योंकि हमें पता कुछ होना नहीं। जैसे कहा गया कि हमारे बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर आपकी भी नहीं रहेगी। बहरहाल ऐसी नौबत आनी। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो कनाल्स का इशू है, जिसके ऊपर सिंध में बहुत हम कह सकते हैं कि एहतजाज और गुस्सा जो है वो पाया भी जाता है। इस हद तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शुरू में ये लग रहा था कि शायद वो इस इशू पर इतना जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं लेंगे, वो भी जो है अब बहुत एहतजाज या हम कह सकते हैं इख्तिलाफ़ का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से पिछले दिनों में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी हुई तो वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में यहाँ तक कहा कि अगर अवाम को नई नहरें मंजूर नहीं तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ नहीं। वो मुखातिब कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो रद्द अमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो तनकीद भी होती है या हम कह सकते हैं वार्निंग भी दी जाती है, वो एक तरफ तो बार बार ये भी पॉइंट उठाते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बतौर सदर इसकी मंजूरी दी है, मगर दूसरी तरफ ज़्यादा संजीदगी से इसको नहीं लिया जाता। पिछले दिनों में हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत को या जो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि नंबर्स तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही पूरे होते हैं। उन्होंने यही कहा
कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मरी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो शाजिया साहिबा। शाजिया साहिबा, दो यहाँ इश्यूज हैं जी। एक तो ये है कि आप लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, मगर ना तो हुकूमत घबराती हुई नजर आ रही है, तो क्या इसको हम क्या समझें कि आपसे उनके कोई बैकडोर इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जानते हैं कि आपको वो मना लेंगे, कोई मसले का हल ढूंढ लेंगे, या जैसे अब्बासी साहब का जो भी हमने आपको साउंड बाइट भी सुनाया कि उनको खतरा नहीं है कि आप लोग कोई ड्रास्टिक कदम लेंगे जिससे उनकी हुकूमत को कोई खतरा हो? बहुत शुक्रिया आशा, आपने कुछ बयानात भी चलाए हैं, हमारी जानिब से भी कुछ रिस्पॉन्सेस थे जो आपने चलाए हैं, और आपने जो सवाल किया है कि इसका हल तलाश कर लेंगे। देखिए, इसका हल यही है कि ये जो एक डेट्रीमेंटल प्रपोजल है, इसको फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत जो है वो अनाउंस करे कि उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया है, अब ये उनका प्रपोजल भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ सोल्यूशन तो यही है। और मैं क्या बल्कि हर ज़ी शऊर शख्स और हर वो शख्स जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में पानी के मसाइल को समझता है, गो कि मुझे ये तमाम लोगों से उम्मीद नहीं है, ख़ास तौर पे जो नून लीग के चंद अफराद आप सुना रही थी जिनके बयानात, उनसे तो मुझे कतई उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से कहूँगी कि उनको अपने आप को पानी के इशू पर थोड़ा बहुत एजुकेट करने की ज़रूरत है। और जब इतने हसास मामले पे वो बयानबाजी करते हैं तो हमें गुस्सा तो एक तरफ, दुख बहुत होता है, बिकॉज देखिए पानी जो है वो हमारा सर्वाइवल है किसी भी कौम का, और ये कहते हैं कि आप पानी पे सियासत कर रहे हैं। इनको ये होश होना चाहिए कि पानी पे जंगे हो जाती हैं। सियासत तो ये इन्होंने खुद मलाइन कर दिया, फिर सियासत को लोग बुरा कहते हैं। आप खुद सियासत के लफ्ज को इस तरह यूज करते हैं कि जैसे वो कोई गंदा लफ्ज है, हरगिज वो खराब लफ्ज नहीं है। लेकिन ये इशू प्योरली टेक्निकल, प्योरली फैक्ट बेस्ड है, इस पर कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये हकीकत है। पाकिस्तान को इस वक्त पानी की किल्लत का शदीद सामना है। बट शाजिया साहिबा, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ लोग हैं जिनके हमने साउंड बाइट सुनाए, इनको सिर्फ समझ नहीं है इशू की, इसलिए ये गुफ्तगू कर रहे हैं? और वजीर आजम साहब को ये समझ है? वजीर आजम साहब को ये समझ है? अब वो वजीर आजम साहब जब अपना बयान देंगे, और जो आज भी मैंने अपनी तकरीर में कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, कि उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, जहाँ के वो लीडर ऑफ हाउस हैं, जहाँ से वो वोट्स लेकर लीडर ऑफ हाउस बने हैं, उस सोरफ से आके उनको ये बात कहनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए। अगर वो हमें किसी मीटिंग में एश्योरेंस दिला रहे हैं कि जी हम इस मसले को हल करेंगे, तो फिर वो हल उन्हें ऐलान करना चाहिए उस हल का। और जो आपको मैंने कहा कि मैंने जो बात की मैं उस पर कायम हूँ, अबाउट द लैक ऑफ नॉलेज जो लोग बयान दे रहे हैं उनकी, और ये ज्यादा खतरनाक तो शाजिया साहब, आप कब तक इंतजार करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि ये बयान आए? बात करना चाहती हूँ, मैं एक अपनी चेन ऑफ थॉट बनाती हूँ, फिर मुझे बीच में रोक दिया जाता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि अगर इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा तो शायद मुझे भी सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने आपके साथ कोई बात की है टेक्निकल ग्राउंड पे। देखिए, एक दो रोज पहले आप ही का इदारा था, आप ही का चैनल था, उस पर एक और शो के ऊपर एक पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर ने बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात, जिसकी मैं मजम्मत भी करती हूँ, आज मैंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी की है। उन्होंने कहा कि एक मुर्दा प्रपोजल, एक मरा हुआ जो एक आइडिया था, प्रपोजल था या प्रोजेक्ट था कालाबाग डैम का, जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल और डेट्रीमेंटल टू द यूनिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको के पंजाब की असेंबली ने रद्द किया, केपी की असेंबली ने रद्द किया, बलूचिस्तान की असेंबली ने रिजेक्ट किया, सिंध की असेंबली, 3 पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनकी असेंबलीज ने, मीनिंग 3/4 ऑफ पाकिस्तान रिजेक्टेड इट। और उस दिन वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं आप ही के कॉलीग के शो पे कि जी वो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कालाबाग डैम बनाना चाहता है। मतलब ही टोटली इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड 3/4 ऑफ पाकिस्तान, जिसने कहा है कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। तो आप मुझसे पूछेंगे ना, इनको पता नहीं है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ
कि ही इज इरिगेशन मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस और उन्हें पता नहीं है कि कितना हसास ये मामला है और वो कितनी गैर जिम्मेदारी से इस पर उस दिन बात कर रहे थे। और एंकर उन्हें याद दिला रहा था कि जी 3 सूबाई असेंबलियों ने उसे रद्द किया है और उसके बाद उसको थोड़ा सा ही पॉज बिकॉज ही डिडंट नो दैट। तो मैं यही कह रही हूँ आरफा कि इस इशू के ऊपर आपको अबूर होना चाहिए, अगर अबूर नहीं है तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। 1991 वाटर अकॉर्ड जिस पर हमें रिजर्वेशंस थी, लेकिन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हम कहते हैं इसी को आप इम्प्लीमेंट करें, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके पैरा 2 के अंदर पानी की तकसीम लिखी है हर सूबे को, वो तकसीम की जानी चाहिए। हालत यह है कि इतना पानी नहीं है कि उस एलोकेशन को पूरा कर सके। तो आप मुझे बताएं, मेरा सिंपल क्वेश्चन है फॉर अ लेमैन कि जब पानी है ही नहीं सिस्टम में तो कनाल में पानी कहाँ से आएगा? शाजिया साहबा, may I ask a question now? बिकॉज वक्त बहुत कम है जी। मुझे ये बताएं कि अगर वो नहीं समझे तो क्या आप लोग बजट में वोट कर देंगे हुकूमत के साथ, या आप कोई उनको झटका भी देंगे PMLN को? देखिए, झटका हम क्या देंगे, इनको झटका तो पाकिस्तान की अब आवाम देगी, क्योंकि जो सड़कों पे लोग आए हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए आए हैं। किसी को शौक नहीं है सड़कों पे आने का, एहतजाज करने का। अपनी सर्वाइवल, अपनी जिंदगी के लिए, अपने पानी के लिए लोग एहतजाज करें, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि जंगें हो जाती हैं। तो अगर नून लीग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी होश के नाखून नहीं ले रहे, वजीर आजम साहब को गलत गाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट अदा करेगी ये हुकूमत। और ये हमें ताना देते हैं कि हमें हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे। आरफा, एट एनी कॉस्ट हम अपनी पानी के मौके से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस पे हर नेच तक जा सकते हैं, हर एक्सट्रीम मेजर ले सकते हैं। हमने पहले बहुत कोशिश की कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से लीगल फोरम्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पे CM सिंध ने मुतअद्दिद खत लिखे हैं। जून 2024 में भी इनको खत लिखा है और इनको मुतवातिर कह रहे हैं CCI की मीटिंग बुलाइए। इन्हें मुतवातिर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, एनी कॉस्ट लेंगे। व्हाट इज द एक्सट्रीम स्टेप? वेरी क्विकली शाजिया साहिबा। एक्सट्रीम स्टेप वही है जिससे इनको खतरा लाहक है, और ये बार बार कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनकी भी हुकूमत है। तो जिसको डर लगता है वही ऐसे बयान देता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अफ़गान रेजिडेंट्स या रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं उनके हवाले से जो डेडलाइन दी गई और अब उनको मुल्क से निकाला जा रहा है। मखलूफा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है। वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से। ये क्लियर मैसेज है। इस वक्त हमारे सूबे में अमन की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। सूबा जो है उन्होंने दहशतगर्दों के हवाले किया है और खुद अपनी जो है लड़ाइयों में मसरूफ है कि कौन कुर्सी पे बैठे हो कौन कुर्सी उतरे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, या जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से, हम कह सकते हैं दहाइयों से यहाँ रह रहे थे, मगर अब पिछले चंद महीनों से या 2 साल से पाकिस्तान की जो पॉलिसी में तब्दीली आई है और अब कोशिश ये की जा रही है कि वो मुल्क से वापस अपने वतन चले जाएं। इसी हवाले से एक ताज़ा तरीन जो डेडलाइन दी गई थी वो 31 मार्च की थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि क्योंकि ईद के दिनों में ये आ रही है डेडलाइन तो शायद इसमें कुछ तौसी की जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ये जो डेडलाइन थी इस पर अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनको कहा जा रहा है कि रिपैट्रिएट किया जा रहा है, वो वापस जा रहे हैं। ये इस पे काम भी हो रहा है। नंबर्स भी बहुत सामने आए हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं कि अब तक कितने वापस जा चुके हैं। और इसके साथ साथ डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत का एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है इस इशू पर या इस पॉलिसी पर, तनकीद भी हो रही है और कुछ उसमें से तनकीद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी की है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, डेडलाइन जो थी वो 31 मार्च की, ईद की छुट्टियों के बावजूद जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, शहरी हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है। कैसा रहा प्रोसेस इस दफ़े? कितने अब तक आपके ख्याल में नंबर्स सामने आए हैं जिनको वापस भेज दिया गया है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। कल मैंने खुद खैबर ज़िला
जहाँ पे कैंप भी बना है लंडी कोतल में, वहाँ पर एक बड़े सीनियर एहलकार से पूछा, अफसर से पूछा, तो कल की जो फिगर उन्होंने मुझे दी थी वो 11,000 से ऊपर थे 1 अप्रैल से। तो अगर इन 11 को भी देखा जाए, ताहिर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये 11,000 का नंबर वो सिर्फ खैबर का बता रहे थे या पूरे मुल्क का? आई मीन कॉन्टेक्स्ट भी, मतलब एक तोरखम से जो ज्यादातर पंजाब और इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो मुहाजिरीन यहाँ आबाद थे, अफगान सिटीजन कार्ड वाले, उनकी बात वो कर रहा था, क्योंकि तोरखम जाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है और वैसे भी अफगान मुहाजिरीन ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है, तो उनका सबका जाना खैबर तोरखम से है। तो उन्होंने 11, लेकिन 11,000 अगर वो बताता है, ये कल की बात है, आज की नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी तादाद है कि वो गए हैं। लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम कैंप बनाए गए थे, लोग वहाँ से वो अनडॉक्यूमेंटेड जो पाकिस्तान कहता था, इस दफ़ा कैंप में जो लंडी कोतल में ट्रांजिट कैंप बना है उसमें से कम लोग जाते हैं, जो डिपोर्ट करते हैं, जो पकड़ते हैं पंजाब में और इस्लामाबाद पिंडी में, तो वो डिपोर्ट करके बसों में डालते हैं बगैर सामान के, उनको वहाँ पर डिपोर्ट किया जाता है। उनके लिए अलग सिस्टम बना है तोरखम पे। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा तादाद में लोगों को भेजा जा रहा है और ज़्यादा उसमें डिपोर्ट हो रहे हैं, खुद विलिंगली जो है वॉलंटियरली वो कम जा रहे हैं। तो ताहिर साहब वो अब आपका जो एस्टिमेट है कि ये जो खुद जा रहे हैं वो कम है, मगर जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है वो ज्यादा है, तो सर जो पिछले मराहिल गुजरे हैं जिसमें हमने इसी तरह अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजा है, क्या उधर आपका ख्याल है तब ज्यादा अपनी मर्जी से वापस जा रहे थे? ये इस दफे तब्दीली है नंबर्स में? ये जो अफगान सिटीजन कार्ड वाले हैं, ये मेजॉरिटी अक्सरियत उन अफगान्स की है जो 40-45 साल पहले है। मैं कल गया था खुद ये बाराको में, वहाँ बहुत ज़्यादा अफगान आबाद है। मैं उनके साथ बैठा, वहाँ पार्क में काफ़ी सारे जमा हुए थे। तो जब जितनी देर मैं वहाँ रहा, तकरीबन 2 घंटे, इतने फ़ोन वहाँ पर इस्लामाबाद जो अफगान मुहाजिरीन का एक तंजीम है, उनके सरबराह भी थे, उनको बार बार फ़ोन आ रहे थे, तरनोल में गिरफ्तारियाँ हो गई है, गुजर खान में हो गई है, फलां जगह पे हो गई है। तो चापे भी पड़ रहे हैं, लोगों को जो नहीं जा रहे हैं उनको पकड़ करके बसों में डाल करके। और ये थोड़ा सा उनको गिला भी था कि हमारे यहाँ पर 40 साल सामान पड़ा है, यहाँ पर हमारे भेड़ बकरियाँ हैं, यहाँ पर हमारी जायदाद है, दुकानें हैं। तो मेरे ख्याल में चूँकि फ़ैसला हुआ है और उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत और इंतज़ामिया और पुलिस वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहता है। तो जितने ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि जल्दी भिजवाया जाए, तो मेरे ख्याल में जो अभी एक जिस तरह आपने कहा भी कि एतराज़ भी हो रहा है, तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कोई परवाह नहीं हो रही। और बस जितना ये ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि वो खुद चले, क्योंकि उनके डेडलाइन 31 मार्च की गुजर गई, तो इसलिए उनको अब उनको वो कह रहे हैं कि शायद हमारे पास एक दलील भी है कि हम पकड़ करके यहाँ से डिपोर्ट करते हैं तुरखम पे, तुरखम से फिर आगे। और ताहिर साहब ये बताइएगा कि जो काबुल में हुकूमत है उसकी तरफ से तनकीद भी हुई है इस पॉलिसी पे, फिर ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि देखभाल के लोगों को वापस भेजा जाए। इज देयर एनी प्रोग्रेस? क्या इस्लामाबाद और काबुल में इससे आगे कोई बात हुई है इस सारे मामले को लेकर? नहीं, इस मामले पे कोई बात नहीं हुई। यहाँ कल जो उनके जो रिफ्यूजीज और रिपेट्रिएशन के मुहाजिरीन और वापसी के जो वजारत है, उनके तर्जुमान ने वहाँ पर कल एक जो तालिबान के मीडिया से बात की है, उन्होंने यही कहा कि हमने पाकिस्तान से बार बार दरख्वास्त की है कि एक जॉइंट, एक मुश्तरका मैकेनिज्म बनाते हैं और मुहाजिरीन की बतदरीज और कम तादाद में ग्रुप्स में लोगों को वापस हम लेते हैं। तो उनके बयान से अंदाज़ा होता है कि कोई मशवरा नहीं हुआ। वैसे भी 4 साल से अफगानिस्तान के साथ मुहाजिरीन के मसले पे कोई मीटिंग नहीं हुई। और आज सादिक साहब जब बोल रहे थे, नुमाइंदा खुसूसी यहाँ पर एक सेमिनार में इस्लामाबाद में, तो उनका जब मैं लहजा देखा, ये पहली मरतबा मैंने सादिक साहब को इस मूड में देखा है, तो लगता है कि तालिबान हुकूमत के साथ पाकिस्तान का न मुहाजिरीन के हवाले से न किसी और मामले के हवाले से कोई मशवरा, कोई बातचीत नहीं हो रही। ताहिर साहब ये बताइएगा कि अगर 11,000 के करीब अब भेज दिए गए हैं, तो क्या कोई एस्टिमेट्स ये भी हैं कि अब पीछे कितने रह गए हैं? क्या इसी डेडलाइन में सब वापस भेज दिए जाएंगे या इसके बाद फिर कोई और भी डेडलाइन इंतजामिया को देनी पड़ेगी? व्हाट्स द प्लान? अफगान सिटीजन कार्ड जो कि तकरीबन 2017 में उन अफगान को दिया गया था जिन्होंने 2005 के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया था। जो इदारे बराए मुहाजिरीन है अक़वाम मुत्तहिदा का, उनके तर्जुमान कैसर अफरीदी के मुताबिक 8 लाख
अफगान सिटीजन कार्ड वाले पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है। तो जिस तरह 11,000 कल है, लेकिन आज की मैं इसमें नहीं है, क्योंकि अभी मैं किसी खैबर ज़िले के सहाफ़ियों से मिला हूँ जब यहाँ आपके प्रोग्राम में आ रहा था। उनके पास आज वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से मज़ीद वो तादाद, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तादाद है, मैं खुद भी उस पर यकीन नहीं करता। तकरीबन 40,000 मैंने खुद वो पढ़ा है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज भी दूंगा। तो अगर 40,000, क्योंकि 1 अप्रैल से आज जब मैं प्रोग्राम में 7 तारीख को, इतने ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल, लेकिन बहरहाल हुकूमत के फिगर तो इसी तरह होते हैं। लेकिन 8 लाख के लोग हैं और ये बड़ा प्रोसेस होगा, ये बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा तनकीद भी हो रही है और मुश्किल काम है। और वो लोग कहते हैं हमें थोड़ा टाइम दो, लोग जा रहे हैं, जो मैंने खुद कहा कि मैं लोगों से मिला, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।